So good evening everyone. So मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक है. सो आज की क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर करने वाले हैं. पहली क्लास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे थी, दूसरी क्लास फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन पे थी. आज की जो तीसरी क्लास है वो वर्क एनर्जी पावर के ऊपर है. ठीक है. सो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया गया है कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,0 टू 1,1 along the path x equal to y and by a force F equal to x square j cap plus y I cap Newton, then the work done by this force will be. So वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला तुमको बताऊं तो वर्क डन होता है F डॉट डी एस के बराबर. F डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ये वर्क होता है, जहां पे F जो है वो है फोर्स और ds जो है वो है डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ये फोर्स पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो F डॉट एस के बराबर. और अगर ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो फोर्स वेरिएबल है तो तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी इनिशियल से लेकर के फाइनल पॉइंट तक. जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक का जो तुम्हारा मतलब पाथ बनेगा, उसी के बीच में तुमको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे फोर्स तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप है. फोर्स की एक दो प्रॉपर्टीज और मैं अगर तुमको बताऊं तो वर्क की अगर मैं एक दो प्रॉपर्टी और बताऊं तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट जो है जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है. 1 जूल और अर्ग के बीच में काफ़ी लोग रिलेशन जानते होंगे. ये सब बेसिक टर्म्स है जो तुमने 9th-10th में भी पढ़ा होगा. एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, जूल होता है तुम्हारा न्यूटन मीटर और अर्ग जो होता है वो होता है डाइन सेंटीमीटर. तो 1 न्यूटन और डाइन न्यूटन जो है तुम्हारा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है. सो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. सो जूल और अर्ग में हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. सो ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन और वॉइस का कुछ मिसमैच आ रहा है क्या? हाँ, जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार इसको एग्जिट कर लो और वापस से ज्वाइन कर लो. ठीक है, तब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वर्क के बारे में. बाकी इसके अलावा हम लोग जो रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं या फिर रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड किया जाएगा. जिस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपने को वर्क निकालना है, उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को देखेंगे. फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. अब इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि फोर्स जो है वो एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप है. मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है. जैसे जैसे एक्स बदल रहा है
वैसे वैसे तुम्हारा फोर्स बदल रहा है जे कैप डायरेक्शन में, और जैसे जैसे वाई बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है आई कैप डायरेक्शन में। तो मैं आई कैप वाले को अलग वर्क निकाल रहा हूं और जे कैप वाले को अलग वर्क निकाल रहा हूं। ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, सो आई कैप का वर्क अलग और जे कैप का वर्क अलग। तो यहां पे फोर्स है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्क जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, वर्क जो हो जाएगा वाई आई कैप इंटू डी एक्स आई कैप। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डी एक्स हो रहा है, और फोर्स जो आई कैप डायरेक्शन में वो है वाई आई कैप। और इसका लिमिट जो होगा वो एक्स में देखो कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स में ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, सो इस वजह से इसका लिमिट 0 से लेकर के 1 तक जाएगा। अब इसमें ये बोला गया कि ये इस पाथ पे चल रहा है x इक्वल टू वाई पाथ पे, तो क्या मैं y को x की जगह पर रिप्लेस कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा x आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप 0 से लेकर 1 तक। इन दोनों का डॉट करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा x डी एक्स 0 से लेकर के 1 तक। सो x डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर 1, लिमिट पुट कर दो, ये वैल्यू हाफ आ जाएगा। वैसे ही जे कैप वाले के लिए वर्क अगर मैं निकालूं तो यहां पे वर्क आएगा एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी वाई जे कैप। पाथ फिर से x इक्वल टू वाई है, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। सो इन दोनों का डॉट करोगे तो ये मिल जाएगा तुमको वाई स्क्वायर डी वाई, इन दोनों का डॉट करने पे, और लिमिट जाएगा 0 से लेकर के 1 तक इसके लिए भी। सो यहां पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/3। सो इन दोनों वर्क को ऐड कर दो, तुमको नेट वर्क मिल जाएगा जो कि मिलेगा 5/6। सो 5/6 जूल तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम तुमको मिले हमेशा ऐसे ही तुमको कैलकुलेट करना है, आई कैप के लिए अलग, जे कैप के लिए अलग, अगर के कैप कंपोनेंट आ रहा है तो के कैप के लिए अलग, और जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया जा रहा है उस कंडीशन के बेसिस पे तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, t इज द टाइम, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पे जैसे पावर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन सब की बात की जा रही है। तो पावर जो होता है ये तुम्हें पता है, ये भी तुमने पहले पढ़ा होगा। एक होता है इसमें इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, dw/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क का मतलब d/dt ऑफ f.ds। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, तो इस वजह से इसको लिखा जा सकता है f.ds/dt। f.ds/dt का मतलब ये है कि जो तुम्हारा पावर होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा f.v। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ रहे कि फोर्स भी हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, मान लो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो तुमको यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा करके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो इंस्टेंटेनियस पावर का आएगा। दूसरा टाइप का पावर होता है एवरेज पावर। सो एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, जितने जो भी बड़ा सा टाइम इंटरवल लिया जा रहा है उस टाइम इंटरवल में जो भी वर्क डन आएगा उसके रिस्पेक्ट में तुम एवरेज पावर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये दो टाइप के पावर है। और उसके बाद मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम सिंपली होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, इसको डिनोट किया जाता है p वेक्टर से। और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² के बराबर। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है SI यूनिट जूल और CGS यूनिट अर्ग।
तो ये एक काइनेटिक एनर्जी का तुम्हारा फॉर्म हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रूट टी। कांस्टेंट यहां पे कुछ डाला जा सकता है। तो अगर मैं फोर्स निकालूं यहां से, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। सो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा मास इंटू डीवी बाई डी टी। सो मास इंटू डीवी बाई डी टी का मतलब ये है मास इंटू कॉन्स्टेंट और रूट टी का डिफ्रेंसिएशन, जो कि आएगा 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। सो देख सकते हो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ये टी के प्रोपोर्शनल कुछ मिल रहा है तुम्हें। वही अगर मैं पावर निकालूं तो पावर हो जाएगा एफ डॉट वी। एफ डॉट वी मतलब एफ यहां से देखो ये है mc/2 टी रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू सी टी रेज टू पावर हाफ। सो इन दोनों को क्लब करो तो ये टी हाफ और टी माइनस हाफ ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। सो ये तुमको मिलेगा mc²/2। दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है मतलब पावर कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा टर्म है मोमेंटम, जो कि है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी है तो मोमेंटम भी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा कांस्टेंट। और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ mv² के बराबर। सो हाफ mv² का मतलब हाफ m c रूट टी का स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हो प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, दैट इज पावर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन में बोला गया कि बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन स्ट्रेट लाइन अंडर अ कांस्टेंट पावर सोर्स। पावर इज कांस्टेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। सो अपने को डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो पावर यहां पे कांस्टेंट है। सो पावर यहां पे कांस्टेंट है तो इसको लिखा जा सकता है एफ डॉट वी इक्वल टू कांस्टेंट। सो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों का जो डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब 0 डिग्री आएगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट पावर सोर्स पे चल रहा है ये, तो जिधर जिधर फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा। सो इसको लिख सकते हैं हम सिंपली एफ इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट के लिए। सो फोर्स को लिखा जा सकता है, फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट का ये चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं एम डीवी बाई डी टी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहां से मिल जाएगा वी डी वी का इंटीग्रेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी डैश इंटू डी टी, जहां पे सी डैश की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कांस्टेंट बाय एम के बराबर। मैं बस सी डैश रिप्लेस कर रहा हूं इधर से। सो इसको तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से टी और ये जाएगा 0 से लेकर कुछ v तक। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल 0 t इक्वल टू 0 पे और जनरल v पे टाइम t ले लिया। सो यहां से तुमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा v²/2 इक्वल टू सी डैश इंटू टी के बराबर। अब अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है तो वेलोसिटी से ही डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच सकते हैं। सो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 सी डैश इंटू टी। सो इसको लिखा जा सकता है ds बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट 2 सी डैश इंटू टी। सो यहां से मिल जाएगा तुमको ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 सी डैश टी डी टी। सो यहां से तुमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 सी डैश तो कांस्टेंट है, वो वैसा का वैसा रह जाएगा और t का इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। सो देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो आ रहा है t रेज टू पावर 3/2। सो इस तरीके से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुमको मिल जाएगा, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज
तुम लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमने लास्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ा था, उसमें फ्रिक्शन के दो कैटेगरीज देखे थे, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों सरफेस के बीच में अभी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों सरफेस अभी एक साथ है, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है, तो उस सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी जीरो, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ले सकते हैं। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम याद करो जो हमने फ्रिक्शन में ही डिस्कस किया था। इसको मान लो कि यहां पे फ्रिक्शन 0 है और यहां पे कुछ फ्रिक्शन है, यहां पे कुछ म्यू है। तो अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, हम ये अगर एज्यूम करें कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ऊपर वाले पे लगेगा पीछे, और नीचे वाले पे लगेगा आगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नीचे वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, जिधर फोर्स चल रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल इज 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। और अगर हम ये वाला केस ले कि ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन इसका कुछ मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन का केस, तो यहां पे देख सकते हो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा उसका वर्क 0 आ जाएगा, और यहां पे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है। सो वर्क कैन बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है। मस्ट बी नेगेटिव गलत हो गया, मस्ट बी 0 ये भी गलत हो गया, मे बी पॉजिटिव ये सही हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मस्ट बी नेगेटिव वाले की बात करता हूं, ठीक है, मस्ट बी नेगेटिव वाले की बात करता हूं, तो कभी भी मान लो अगर मैं सिस्टम कंसिडर करता हूं, लेट से मैं इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम में मान लेता हूं एक साथ, तो दोनों एक साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मतलब बराबर हो रहा है। तो अगर ऊपर वाले पे जितना नेगेटिव वर्क होगा, क्या नीचे वाले पे उतना ही पॉजिटिव वर्क होगा? तो हम एक सिस्टम के लिए बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क मस्ट बी 0, एक सिस्टम के लिए, एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से फ्रिक्शन से कनेक्टेड नहीं है। जैसे यहां पे म्यू की वैल्यू 0 ले ली हमने, तो ये जो सिस्टम है इस पे कोई फ्रिक्शन बाहर से नहीं लग रहा, फ्रिक्शन से ये मतलब इंडिपेंडेंट है, आजाद है ये। तो उस सिचुएशन में हम ये जरूर बोल पाएंगे कि वो 0 होगा। लेकिन मस्ट बी नेगेटिव ये तो कभी आएगा ही नहीं। सिस्टम की बात करोगे तो मैक्सिमम एक्सट्रीम केस में वो 0 हो सकता है, और अगर इंडिविजुअल केसेस लोगे तो उसमें पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा सिस्टम में। इंडिविजुअल लोगे तब वो नेगेटिव हो सकता है। सो मस्ट वाला कंडीशन तुमको कभी भी नहीं मिलेगा, ये वाला कंडीशन मिल सकता है जब हम सिस्टम की बात करेंगे तब। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स v1 एंड v2 सोन इन द फिगर इज। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉज में। मैंने वहां पे बताया था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में 2 कंडीशंस अपन लेके चलते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं हो सकता, स्ट्रिंग हमेशा टाइट कंडीशन में है। और दूसरा ये बोला था पहला ये बोला था कि लूज नहीं हो सकता, और दूसरा ये बोला था कि लेंथ कभी भी वेरी नहीं करेगा, लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों का यूज करके हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन निकाल सकते हैं। एक दूसरा टेक्निक भी है जिससे कि हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो टेक्निक है वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इस सिस्टम में जितने भी टेंशन्स लग रहे हैं उन सभी टेंशन का अगर वर्क डन निकालोगे तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है,
तो जैसे अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को देखूं तो नीचे वाले ब्लॉक पे देखो कितने टेंशन्स लग रहे हैं। सबसे पहले इधर राइट वाले ब्लॉक की बात करते हैं। पहले मैं V2 वाले ब्लॉक की बात करता हूं। तो इस पे देखो टेंशन लग रहा है T, सिर्फ एक टेंशन लग रहा है। तो जो ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे देखते हैं इस पे कितना टेंशन लग रहा है। यहां पे टेंशन T है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T, यहां पे भी। तो इस वाले में 2T, पुली के ऊपर वाले पे। तो पुली के ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उस पे पूरे टाइम टेंशन 2T। ठीक है, यहां पे टेंशन 2T। तो इस पुली के ऊपर यहां पे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 4T, मतलब यहां पे लग रहा है 4T। तो नीचे वाले ब्लॉक पे टोटल कितने टेंशन है? 4T, 2T एंड T। सबसे लेफ्ट साइड में 4T, बीच में 2T और यहां पे T, मतलब 7T। अब इसका वर्क जो है, इसका वर्क हम 0 के बराबर कर सकते हैं। ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं x, और ये नीचे डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट हम मान सकते हैं y। सो इस वाले पे वर्क आएगा -t इंटू वाई, और उस वाले पे वर्क आएगा 7t इंटू एक्स। ये 0 के बराबर होगा। टोटल वर्क डन 0 के बराबर होगा। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 7x इक्वल टू वाई। तो 7x इक्वल टू वाई है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 7x डॉट इक्वल टू वाई डॉट, या फिर 7 इंटू V1 इक्वल टू V2। सो करेक्ट रिलेशन तुमको मिल जाएगा पहला वाला, 7V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पिछला वाला जो केस लिया था हमने, जब लेंथ के हेल्प से हम स्ट्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे थे, उससे बेटर तरीका है वर्क डन से। सभी वर्क डन लिखो ब्लॉक्स का, टेंशन का ब्लॉक्स के ऊपर, सारे ब्लॉक्स का वर्क डन लिख दो और उसको उसके सम को 0 के बराबर कर दो। तो 0 के बराबर करोगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन में तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन तुम इससे दे पाओगे फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आर इक्वल एट अ पॉइंट P इन इट्स पाथ। तो एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर फेंकने में जो उसको पाथ मिल रहा है या रास्ता बन रहा है उसका, उसके किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। If the same body is thrown with double the velocity upwards, then the ratio of potential and kinetic energy of the body when it crosses the same point is। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, वो ½ mv² के बराबर होता है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिनोट किया जाता है U से। ये हमेशा डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस से। उसका F डॉट डी एक्स माइनस साइन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, जहां पे ये फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो कंजर्वेटिव फोर्स जानने का दो तरीका है। तुम अगर जानना चाहते हो कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसमें दो मैथमेटिकल टूल है जो तुम इसमें लगा सकते हो। सबसे पहला टूल कि वर्क डन इन लूप इज इक्वल टू 0। लूप का मतलब, अगर मान लो मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और घूम करके ये वापस यहीं पे पहुंच गया, कैसे भी कोई भी लूप बनाते हुए ये यहां पे पहुंच गया, तो इस फोर्स का वर्क 0 के बराबर होगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है। या फिर वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेम ऑन ऑल पाथ।
अगर ये तुम्हें दूसरा अगर मान लो मिल रहा है, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो 2 पॉइंट्स है यहां पे, एक पॉइंट यहां पे ए और एक पॉइंट यहां पे है बी। तो ए और बी पे जाने में जितना भी वर्क हो रहा है किसी भी पाथ पे, मान लो एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ऐसे मान लो बहुत सारे पाथ हैं। तो इन सभी पाथ पे अगर वर्क डन सेम आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस फोर्स का, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दोनों में से कोई सा भी तुम टूल यूज कर सकते हो या दोनों टूल यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। ठीक है, या तो लूप में वर्क डन 0 करो या तो 2 पॉइंट्स के बीच में देखो कि क्या वर्क डन सेम है कि नहीं है। वही सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे और इसी कंजर्वेटिव फोर्स का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में सबसे पहला एग्जांपल आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इस वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मान लो यहां पे अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है और मान लो कोई एक ब्लॉक है जो हाइट h पे है, इसका मास m है, ठीक है, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बताया जा सकता है। उसको बताने के लिए एक पॉइंट तुमको यहां पे समझना पड़ेगा, वो पॉइंट ये है कि अपने को एक रेफरेंस पॉइंट यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट वो डिफाइन कर रहा हूं यहां पे ये 0, मतलब मैं मान रहा हूं कि अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। तो इस हाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh के बराबर होगा। लेकिन ये mgh के बराबर तभी होगा जब ये 0 के बराबर हम लेंगे। अगर मैंने इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और लिया तो इसके रिस्पेक्ट में फिर ये बदल जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जा सकता है, अकेले वो नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी मैं mgh के बराबर बोल दे रहा हूं लेट से, और यहां पे एक ब्लॉक है हाइट h पे, तो यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा अब हो जाएगा 2 mgh के बराबर। वो mgh नहीं 2 mgh के बराबर हो जाएगा। देखो बदल गया, रेफरेंस पॉइंट का बदला तो उसके रिस्पेक्ट में फिर वो बदल गया। इसका और इसका डिफरेंस अभी भी mgh के बराबर ही है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। पहले ये 0 था, ये mgh था, डिफरेंस mgh के बराबर ही है। अभी ये mgh है तो ये 2 mgh हो गया, डिफरेंस अभी भी mgh के बराबर ही है। वैसे ही अगर मान लो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh के बराबर ले लूं तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर हो जाएगा। अभी भी देखो, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफरेंस अभी भी mgh के बराबर ही है। सो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मुझको 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों केसेस में वो mgh के बराबर ही होगा। और वो mgh एनर्जी हम F.dx से निकालेंगे, जो मैंने फॉर्मूला तुमको बताया है। फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों को इंटीग्रेट करो, वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वाला सबसे आसान टेक्निक है। अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में तुमसे इसी के बारे में पूछा जाएगा, mgh के बारे में पूछा जाएगा, किसी और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो वापस आते हैं अभी इस क्वेश्चन पे। अभी इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया वेलोसिटी v के साथ, तो किसी पॉइंट P पे दोनों का ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे है, रेफरेंस पॉइंट ये 0 के बराबर है और ये हाइट h के बराबर है। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि mgh इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर। मान लिया जाए कि यहां का वेलोसिटी v डैश है इस पॉइंट h का। सो v डैश की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले इक्वेशन से।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s में लगा देता हूं, तो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच हो जाएगा। इसका मतलब वी डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस 2gh। सो पहला इक्वेशन से अपने को रिलेशन आ जाएगा mgh इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस 2gh। ये पहले वाले से रिलेशन मिल जाएगा अपने को। अब दूसरे केस में अपने को बोला जा रहा है कि अगर इसको डबल वेलोसिटी से फेंका जाए देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द सेम पॉइंट। तो अगर इसको 2v से फेंका गया तो इस हाइट h पे अब नया वाला जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? सो सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी 2 बाई पोटेंशियल एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 चाहिए अपने को। सो पोटेंशियल एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उतना ही रहेगा, वो रहेगा mgh के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी 2 ये हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 2v स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर, मतलब ये आ जाएगा mgh बाई 4v स्क्वायर माइनस 2gh। तो वहां से इंटू हाफ एम भी, ये हाफ एम के साथ है, ये हाफ एम के साथ है। सो एक काम करते हैं, हम v स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें से इसमें रखते हैं, तो ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा तुमको mgh बाई हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है तुम्हें 2 mgh, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है तुम्हें 2 mgh। तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 2gh, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा हाफ m 4 टाइम्स 2gh माइनस 2gh। सो यहां से वैल्यू मिल जाएगा mgh बाई हाफ m इंटू 6gh। सो mgh कट गया, ये तुमको मिल जाएगा 2/6, मतलब ये मिल जाएगा 1/3। वन बाई थ्री ऑप्शन में आ नहीं रहा है, देखते हैं एक मिनट कैलकुलेशन, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी डी एस स्क्वायर, वी डैश की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 2gh ये भी ठीक है। सो एम जी एच बाई हाफ एम 2v स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, ये भी ठीक है, 4v स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर की जगह पे हमने रखा 2, अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4gh, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये जो होगा ये 2gh नहीं, ये हो जाएगा 4gh। तो 4gh हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 12, मतलब ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/14, मतलब ये हो जाएगा 1:7, 1:7, मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से तुम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ये क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब ये वाला है वही रिलेशन जो मैं तुमको भी बता रहा था, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट बाय u इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम 0,0 टू 2,3। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका, या तो इस पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालो और फोर्स का वर्क डन निकाल लो। 0,0 से 2,3 जा रहा है, जैसा हमने वर्क डन पहला क्वेश्चन में निकाला था उस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम, और एनर्जी कंजर्व करने के बाद हम डायरेक्टली
वर्क डन बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं। पहले मैं फोर्स वाला मेथड यूज करूंगा, फिर उसके बाद एनर्जी को भी कंजर्व करके मैं दिखाऊंगा तुम्हें। सो U की वैल्यू 3x प्लस वाई है। सो F की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे U जो है F डॉट डी आर के बराबर था, उसके इंटीग्रेशन के बराबर था, तो अगर मुझको फोर्स उससे निकालना है तो उससे मुझको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है कि u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उस समय y कांस्टेंट रहेगा। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो y उस समय कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और फिर जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x उस समय कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यह होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y कांस्टेंट रहेगा, तो ये तुमको मिल जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 3i कैप, प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करो तो 3 कांस्टेंट है वैसा का वैसा, x का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन 1 j कैप। सो ये तुमको मिल जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप। ये तुम्हारा फोर्स आ गया। अब पार्टिकल जो है 0,0 से 2,3 जा रहा है। सो वर्क डन इन आई कैप ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स माइनस 3i कैप डॉट डी एक्स आई कैप, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3dx 0 से लेकर के 2 तक। सो ये तुमको मिल जाएगा -6 के बराबर। और जे कैप का के लिए अगर मैं वर्क निकालूं तो ये तुमको मिल जाएगा -3j कैप डॉट डी वाई जे कैप। सो ये तुमको मिल जाएगा -3 इंटू डी वाई, और लिमिट जाएगा 0 से 3, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -9। सो टोटल वर्क डन आ जाएगा -15 जूल। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये फोर्स वाला मेथड है, फोर्स निकाल करके और फिर इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं यहां पे लगाने वाला हूं एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए। यहां पे 2 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। आई थिंक यहां पे एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग ये डायरेक्टली इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अगले वाले क्वेश्चन में पड़ेगी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होगा, उसी का वर्क अपने से पूछा जा रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2,3 पे पूछा जा रहा है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0,0 पे पूछा जा रहा है। तो 2,3 को रखते हैं इसमें, एक मिनट यहां पे उल्टा कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। सो ये वाला जो टर्म हैगा इनिशियल में इसको डालोगे 0,0 तो ये आ जाएगा 0, और फाइनल वाला को रखोगे तो ये मिल जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ये मिल जाएगा तुमको -15 जूल के बराबर। सो इस रिलेशन से भी तुम दे सकते हो, वही सेम आंसर आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन की यहां पे जरूरत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अगली क्वेश्चन में कर सकते हैं या करेंगे इनफैक्ट। तो इन दोनों तरीकों से तुम इसका वर्क डन दे सकते हो, दोनों में से जो भी तुमको सही लगे उस चीज को फॉलो कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्व के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मास m स्लिप्स अलोंग द वॉल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल surface of radius r, then the velocity
एट द बॉटम ऑफ द सरफेसेस। एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा गया है, तो जब ये ब्लॉक यहां पे पहुंच जाएगा तो पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो इस केस में हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये एक लॉ होता है जिससे कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो लॉ ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में दो टाइप के फोर्सेज आते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस अपने को अब क्वेश्चन में यह पता करना होता है कि कितने सारे फोर्सेज हैं और वो फोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर नॉन कंजर्वेटिव नहीं हुआ तब तो एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव मिला तुम्हें साथ में तो एक स्टेप तुमको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में अगर मैं फोर्सेज देखूं कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो इस पे जैसे कोई एक जनरल पोजीशन ले लेते हैं, तो इस जनरल पोजीशन पे देख सकते हो एक तो नॉर्मल लग रहा है यहां पे और एक लग रहा है इस पे एमजी, एमजी इधर नीचे और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एमजी एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका एग्जांपल मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, ये तो नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आ गया। बाकी एक दूसरा फोर्स है जो कि है नॉर्मल। अब अपने को अब ये देखना है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो यहां पे तुम देख सकते हो नॉर्मल की वैल्यू लगातार बदल रही है। ठीक है, पहले ये इधर की तरफ था जो कि 0 वैल्यू था और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आते जा रहा है नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होते चला जा रहा है, मतलब बढ़ते चला जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए नॉर्मल की जो वैल्यू है वो लगातार बदल रही है, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके वर्क को देखें तो नॉर्मल देखो लग रहा है यहां पे और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियल, सर्कल में चल रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इस वजह से वर्क डन बाय नॉर्मल यहां पे 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होता भी तो इस सिचुएशन में अपने को फर्क नहीं देता क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल 0 के बराबर आ रहा है। सो अपने को सिर्फ mg का टेंशन लेना है अब और किसी दूसरे फोर्सेस का टेंशन लेना नहीं है क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल 0 के बराबर आ चुका है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव देखते हैं, अब mg का वर्क देखते हैं। mg लगातार नीचे जा रहा है लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे के डायरेक्शन में कितना हुआ, नीचे के डायरेक्शन में, ये पहले यहां पे था फिर यहां पे आ गया है, तो नीचे के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट r के बराबर हो गया है। ये ब्लॉक भले ही साथ उधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उधर के बारे में अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिधर फोर्स लग रहा है सिर्फ उधर का डिस्प्लेसमेंट देखो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए mg के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसका वर्क 0 होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में इसका जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है mg इंटू आर के बराबर, और कोई दूसरा फोर्स है नहीं, तो इसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। सो हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 के बराबर। सो v की वैल्यू तुमको मिल जाएगी यहां से √2gr के बराबर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो इस एनर्जी कंजर्वेशन में तुमको यही चीज ध्यान रखना है, पहले ये चीज ढूंढना है तुम्हें कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। अगर नॉन कंजर्वेटिव नहीं हुआ तब एनर्जी कंजर्वेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे देखा mg का वर्क, सिंपल mg का वर्क देखा और उसको लिख दिया। mg के अलावा और कोई दूसरा भी कंजर्वेटिव है ही नहीं। दूसरा जो नॉन कंजर्वेटिव है अगर वो है, अगर मान लो क्वेश्चन में है, लेकिन अगर उसका वर्क 0 के बराबर आ जाता है जैसे इस सिचुएशन में आ रहा है,
तो फिर से क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, तुम इजीली एनर्जी कंजर्व कर पाओगे। तो ये बात अगर ध्यान है तो एनर्जी इजीली कंजर्व किया जा सकता है, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हैं हम। यही सेम एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में भी। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ स्टील वायर कैन विथस्टैंड अ लोड अप टू 2940 न्यूटन। एक वायर है जो इतना लोड मैक्सिमम सह सकता है, इससे ज्यादा नहीं सह सकता। अ लोड ऑफ 150 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, 150 किलो को एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द वायर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन so that the wire does not break when the load passes through the position of equilibrium is। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है एक यहां पे स्टील वायर है और इसके साथ एक लोड लगा रखा है 150 किलो का, इसको मैं मास m मान लेता हूं। तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसको कितने थीटा पे हम लोग ले जा सकते हैं सच दैट अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं तो जब ये इस पोजीशन पे पहुंचे तो वो टूटे ना, बिना टूटे वो इस पोजीशन से निकल जाए। अपना सवाल ये पूछा जा रहा है, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये टूटना नहीं चाहिए, बिना टूटे ये आगे के डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो ये एक सर्कुलर मोशन में आएगा। यहां पे ये जो मोशन होगा ये एक सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो ये ब्लॉक जब यहां पे पहुंचेगा तो ये टेंशन यहां पे टूटना नहीं चाहिए। टेंशन मैक्सिमम कितना विथस्टैंड कर सकता है 2940। तो इसका एफबीडी देखते हैं। इसके एफबीडी में ऊपर लग रहा होगा टेंशन T और नीचे लग रहा होगा mg। तो क्या हम इन दोनों फोर्सेस से सेंट्रिपिटल फोर्स लिख सकते हैं? T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो भी इसका रेडियस है। सो टी की इन्होंने वैल्यू फिक्स कर रखी है, ये 2940 के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं। और mg की वैल्यू जो है वो है 1500, 150 इंटू 10 1500 इक्वल्स टू मास हो गया तुम्हारा 150 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सो यहां से v की वैल्यू पहले मिल जाएगी, देखो क्या मिल रही है 0441 इक्वल टू 150 वी स्क्वायर बाई आर। सो सबसे पहला रिलेशन अपने को ये मिल रहा है कि 140 इक्वल टू 150 वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो v की वैल्यू यहां से कुछ मिल रही है अपने को। अब क्या करेंगे यहां पे, अब करेंगे एनर्जी कंजर्व इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्व हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व करते हैं। मैं इधर लिख लेता हूं पहले 1440 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ रहा है। सो एनर्जी कंजर्व करना है तुम्हें, तो सबसे पहले फोर्सेस देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस देखोगे तो एक तो यहां पे फोर्स लग रहा है T और एक लग रहा है यहां पे mg। बस यही दो फोर्सेस हैं, किसी भी जनरल पोजीशन पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg। जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल हो रहा है जो कि टेंशन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्क डन बाय टेंशन इस केस में 0 हो गया। अब बच रहा है सिर्फ एक फोर्स जो कि है mg। एनर्जी कंजर्वेशन आसान हो गया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है यहां पे। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अब ये देखते हैं ये कितना हो रहा है।
mg लग रहा है नीचे, और इसका नीचे के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने को ये पता करना है। तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे आ रहा है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में। तो ये लेंथ L है और ये वाला लेंथ L cos थीटा है, ये लेंथ है L cos थीटा और ये लेंथ L, मतलब ये टोटल लेंथ L। सो टोटल लेंथ L या R कोई भी बोल लो, रेडियस अगर R लेके चल रहे तो R भी बोल सकते हैं। सो ये R है और ये R cos थीटा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, R माइनस R cos थीटा। सो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू mg इंटू R माइनस R cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 के बराबर। mv स्क्वायर की वैल्यू अपन वहां से निकाल ही चुके हैं, उसको डाल देते हैं यहां पे। सो mgr 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर की वैल्यू है 1440r बाई 2। सो r से r कट गया, mg की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो यहां से मिल जाएगा तुमको 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1440 बाई 1500 इंटू 2। सो एक जीरो कटा, तो ये कितना आ रहा है 300, 144 बाई 300। तो थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुम्हें 300 माइनस 144, दैट इज 156 बाई 300। कॉस थीटा की वैल्यू तुमको मिलेगी इतनी, नियर अबाउट हाफ के आसपास, नियर अबाउट हाफ के आसपास मतलब 60 डिग्री तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लग रहा था, तो मैंने सबसे पहले सर्कुलर मोशन के हेल्प से सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखा और सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखने के बाद एनर्जी कंजर्व किया। तो एनर्जी कंजर्व करते हुए फिर से मुझको यह देखना था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ही मुझको पता चला कि उसका वर्क डन 0 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। सो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो ऐसे। सो एनर्जी कंजर्वेशन इस वजह से काफी आसान हो जाता है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसमें नहीं होते हैं तो। ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों के दोनों यूज हो रहे होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 बाई 3 मीटर, एल की वैल्यू जो है 10 बाई 3 मीटर है। टी मैक्स बाई टी मिन इज इक्वल टू 4। सो यहां पे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें यह बोला जा रहा है कि मैक्सिमम टेंशन बाई मिनिमम टेंशन ये 4 के बराबर है इस सिचुएशन में, where Tmax equal to maximum tension in the string and Tmin is equal to minimum tension in the string. What is the velocity at highest point? अपने को वेलोसिटी ढूंढनी है हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। सो इस पे जाने से पहले एक दो चीजें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ स्ट्रिंग। मान लो ये सेंटर है, इसका लेंथ L है, इसका मास M है। मान लो ये जो बॉल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब mg के उसमें mg के इफेक्ट में मोशन हो रहा है। दूसरा टाइप का मोशन होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें mg का कोई रोल नहीं आता जब तुम इस टाइप से ऐसे घुमाते हो बॉल को। सो ये mg के इफेक्ट में आ रहा है, ये मोशन mg के इफेक्ट में हो रहा है। तो जब ये mg के इफेक्ट में होता है, ठीक है, तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो यहां वाला पॉइंट होता है, बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा आती है यहां पे। और जो ये वाला पॉइंट होता है,
यहां पे वेलोसिटी सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। वेलोसिटी यहां पे सबसे कम होता है, यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर इसमें मैं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखूं, सर्कुलर मोशन हो रहा है क्योंकि यहां पे टेंशन T, यहां पे mg, सो T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर किया जाए या एम वी स्क्वायर बाई एल किया जाए, तो इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि टेंशन यहां पे सबसे ज्यादा होगी और यहां पे सबसे कम। T की वैल्यू यहां पे सबसे कम होती है और T की वैल्यू यहां पे सबसे ज्यादा होती है। ऊपर वाले पे अगर तुम इक्वेशन लगाओगे तो ऊपर वाले पे भी तुम्हें इक्वेशन यही मिलेगा, यहां पे लीस्ट और यहां पे मैक्सिमम। तो अगर मान लो मैं क्रिटिकल सिचुएशन में बात करूं, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में बात करूं, जिस समय इसका वीसीएम जस्ट कंप्लीट हो रहा है, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यह है कि वीसीएम जस्ट कंप्लीट हो रहा है, वीसीएम इज जस्ट कंप्लीटिंग। तो वीसीएम जस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में टी मिनिमम को 0 मान सकते हो। टी मिनिमम को 0 मान लोगे तो इसका वीसीएम जस्ट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई तो इस पे लगने वाला फोर्स बचेगा सिर्फ mg। तो हम ये लिख सकते हैं टॉप पॉइंट पे कि mg इक्वल्स टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई एल। सो v मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट GL के बराबर। तो यहां की वेलोसिटी जो होगी वो रूट GL के बराबर हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं नीचे वाले की वेलोसिटी निकालूं एनर्जी कंजर्वेशन से, तो एनर्जी कंजर्व करोगे यहां पे टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे, तो तुमको Vmax की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 5GL। इसका मतलब यह है कि अगर तुम बॉटम वाले पॉइंट पे रूट 5GL वेलोसिटी देते हो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जरूर होगा, जरूर कंप्लीट होगा। और अगर यहां पे रूट 5GL से अगर तुम कम देते हो तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में ही कहीं पे गिर जाएगा, ये बीच में कहीं पे ये लूज हो जाएगा और इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। अगर तुमने वेलोसिटी रूट 5GL से ज्यादा दिया तब तो ये आराम से करता रहेगा, टेंशन इस पॉइंट पे फिर 0 नहीं होगा, कुछ और आएगा, लेकिन ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्रिटिकल कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि वीसीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बॉटम मोस्ट पे रूट 5GL के बराबर है या उससे ज्यादा है या नहीं है, या ऊपर वाले पॉइंट पे रूट GL के बराबर है या उससे ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, यह है वीसीएम विथ स्ट्रिंग का कंडीशन। वैसे ही अगर मान लो मैं वीसीएम विथ रॉड करूं, ठीक है, तो वीसीएम विथ रॉड में इसको मैं रॉड से कनेक्ट कर रहा हूं और रॉड के साथ बॉल को मैं यहां पे डाल रहा हूं। तो इस कंडीशन में भी यहां पे Vmax होता है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, और यहां पे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होता है। यहां पे भी यही चीज है, इसका मतलब यहां पे भी टेंशन सबसे मिनिमम होता है और यहां पे भी टेंशन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसके क्रिटिकल कंडीशन में वीसीएम जस्ट कंप्लीट कराने के लिए अगर मैं कंडीशन जस्ट लूं तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का टेंशन हम 0 के बराबर नहीं कर सकते। यहां पे टी मिनिमम की वैल्यू हम 0 के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रॉड में टेंशन 0 के बराबर हुआ तो रॉड टूट जाएगा, वो क्रैक कर जाएगा, वो कभी भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्रिटिकल कंडीशन में हम V मिनिमम की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, वेलोसिटी जस्ट 0 के बराबर कर देते हैं। मतलब अगर तुमने यहां से कुछ वेलोसिटी दिया सच दैट यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 के बराबर हो जाए, तो हम ये मानेंगे कि इसका वीसीएम हो रहा है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब तुम एनर्जी कंजर्व करोगे तो तुमको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे Vmax की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 4GL। सो रॉड के केस में अगर
√4 GL के बराबर है या उससे ज्यादा है तब VCM होगा, और अगर उससे कम है तो VCM नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और इसके ये दोनों कंडीशंस है। स्ट्रिंग के साथ कुछ अलग कंडीशन के साथ VCM होता है और रॉड के साथ कुछ अलग तरीके का कंडीशन बनता है। अगर मान लो तुमने इसमें जैसे स्ट्रिंग वाला केस था, अगर तुमने उसमें √5 GL से कम दिया तो यहां तक जाएगा और उसके बाद लूज होके वो गिर जाएगा। रॉड के साथ क्या होगा, अगर तुमने √4 GL से कम दिया तो ये यहां तक जाएगा और ये वापस फिर लौट जाएगा। रॉड है, क्योंकि रॉड है तो ये वापस लौट जाएगा। मोशन में भी देखना फर्क आ जाएगा, इस बात का भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर √4 GL से तुमने कम वेलोसिटी दिया तो ये यहां तक पहुंचेगा लेकिन ये वापस इसी रास्ते पे वापस आ जाएगा। सो इस टाइप से इसका मोशन होगा, पूरा VCM नहीं होगा लेकिन इस टाइप से इसका मोशन होगा। लेकिन वही अगर स्ट्रिंग का केस बने तो स्ट्रिंग यहां तक पहुंचेगा बॉल और उसके बाद वो लूज हो जाएगा, मोशन कुछ अलग टाइप से तुमको दिखेगा। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब हम उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं जो कि है ये वाला क्वेश्चन। L की वैल्यू 10/3 है और Tmax और Tmin की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। तो अपने को पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी मान लेता हूं Vmax और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैं मान लेता हूं Vmin। सो Tmax बाई Tmin ये 4 के बराबर है। सो Tmax की वैल्यू सेंट्रीपिटल वाले इक्वेशन से अगर हम लगाएं तो ये मिलेगी तुमको mg प्लस mvmax स्क्वायर बाई L डिवाइडेड बाय ऊपर वाले के लिए ये मिलेगा -mg प्लस mv मिनिमम स्क्वायर बाई L इक्वल टू 4। Tmax की वैल्यू इतनी मिलेगी तुम्हें और Tmin की वैल्यू जो है इतनी मिलेगी तुम्हें। अब Vmax और Vmin में हम लोग रिलेशन ढूंढ सकते हैं एनर्जी कंजर्व करके। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करता हूं यहां पे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉटम मोस्ट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम देखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा mg इंटू 2L और ये हो जाएगा हाफ m Vmax स्क्वायर माइनस हाफ m Vmin स्क्वायर। ये हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन नीचे वाले पॉइंट पे और ऊपर वाले पॉइंट पे। सो यहां से वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि Vmax स्क्वायर माइनस Vmin स्क्वायर ये आ रहा है, देखो mm कट गया, ये आ रहा है 4 GL के बराबर। अपने को Vmin की वैल्यू चाहिए तो Vmax की जगह पे ये डाल दो, इस इक्वेशन का यूज करके यहां पे Vmax की जगह पे इसको रख दो। सो इक्वेशन जो तुमको निकल के आएगा ये इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा mg प्लस m बाई L इंटू Vmin स्क्वायर प्लस 4 GL डिवाइडेड बाय माइनस mg प्लस mv min स्क्वायर mv min स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू 4। देखो दोनों का दोनों ये जो फॉर्म है ये Vmin के टर्म्स में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम Vmin की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। Vmin की वैल्यू निकाल दोगे तुमको एक ऑप्शन मिल जाएगा और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो तरीका क्या है ये आई होप समझ में आया होगा। हम लोग सेंट्रीपिटल इक्वेशन यूज कर रहे हैं और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए। VCM में 2 क्रिटिकल कंडीशन थे, एक स्ट्रिंग के लिए अलग और एक रॉड के लिए अलग, और दोनों में जो रिजल्ट्स थे उसी रिजल्ट के बेसिस पे तुम काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है, इसमें तुम आंसर ढूंढ लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उससे तुम्हें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, सेम सेंट्रीपिटल और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। मैं इसमें तुमको 5 मिनट दे रहा हूं, तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो कि वेलोसिटी गिवन टू द ब्लॉक ऑफ मास m इज √7/2 gl। तो क्या ये √5 gl से कम है? क्या ये √5 gl से कम है या ज्यादा है? 3.5 gl है। तो इसका मतलब ये है कि √5 gl से कम है। इसका मतलब कंप्लीट वीसीएम तो नहीं हो रहा है, पहले ही वो सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द हाइट वेयर द ब्लॉक लीव्स द सर्कल। तुमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये सर्कल को लीव करेगा। चलो मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से किसी वेलोसिटी को इसको दिया गया है और वो वेलोसिटी है √7/2 gl। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां से थीटा पे जाकर के इस सर्कल को लीव करेगा। अपने को यही थीटा निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में फिर लेंथ निकाल लेंगे। मैं मान लेता हूं कि इस थीटा पे जाकर के ये छोड़ रहा है सर्कल को, या वीसीएम को छोड़ रहा है यहां पे आने के बाद। तो अगर ये सर्कल को छोड़ रहा है इसका मतलब टेंशन जीरो हो गया। अगर वो सर्कुलर मोशन को छोड़ रहा है तो टेंशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, तो इस मोमेंट पे पहुंचने से जस्ट पहले वो सर्कुलर मोशन में था। तो एग्जैक्टली इस मोमेंट पे भी हम मान सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में ही है। जस्ट वाले मोमेंट पे की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके एफबीडी में यहां पे लगेगा mg और इसका वेलोसिटी कुछ होगा यहां पे v डैश, उसको मैं मान लेता हूं v डैश। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया? सो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा mg cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, mv डैश स्क्वायर बाई एल। ये हो जाएगा mv डैश स्क्वायर बाई एल। ये सेंट्रीपिटल से आ गया। दूसरा एनर्जी कंजर्व करते हैं। सो एनर्जी कंजर्व इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करते हैं। सो mg का वर्क देख सकते हो, mg इंटू इस पॉइंट और इस पॉइंट। तो ये लेंथ तो l के बराबर है और ये वाला लेंथ देखो, ये थीटा है और ये l है, हाइपोटेन्यूज l है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये l साइन थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो टोटल जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है l प्लस l साइन थीटा। सो ये वैल्यू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर जो कि है 7gl/2 माइनस हाफ v मिन स्क्वायर माइनस हाफ m v डैश स्क्वायर। सो v डैश की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डालते हैं तो ये मिलेगा अपने को mgl 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 7mgl/4 माइनस हाफ एम वी डैश स्क्वायर जो कि आएगा 2mg साइन थीटा के बराबर। ये वाला इक्वेशन मैं इधर डाल रहा हूं, इस वाले इक्वेशन को मैं इसमें डाल रहा हूं यहां पे। सो यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने को 3mg साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला mgl वाला टर्म इधर ले आओ, तो ये mgl वाला टर्म इधर ले आओगे तो ये तुमको मिलेगा -3mgl/4। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं, इक्वेशन तो सही है, इक्वेशन तो सही है। 3 ये mgl आएगा, ये होगा mgl
तो 3 mgl साइन थीटा और v डैश की वैल्यू अपन ने रखी है mgl साइन थीटा, mgl साइन थीटा, ये उल्टा कर दिया है, ये हो जाएगा बाई 2। हाँ अब ये ठीक है। सो 3 mgl बाई 2, तो माइनस साइन अभी भी आ रहा है, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ से अपन की वैल्यू मिल रही है साइन थीटा इक्वल्स टू -12 के बराबर। ये निगेटिव मिल रहा है अपने को, ये मिलना चाहिए था पॉजिटिव, मिल रहा है नेगेटिव। साइन थीटा इक्वल टू -12 आ रहा है। अगर मैं थीटा को थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव लेता, तो पॉजिटिव लेता तो ये लेंथ आ जाती l/2, जो कि आंसर आता 3l/2। अब समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है। करेक्ट आंसर तो ये आना चाहिए 3l/2, बट यहाँ पे साइन थीटा अपना आ रहा है निगेटिव, जो कि आना चाहिए था पॉजिटिव। अगर निगेटिव ही आ रहा है -12, तो थीटा की वैल्यू नहीं, गलत हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन एनर्जी वाला भी सही है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन तो सही है तुम्हारे। तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मैं देख के अगली क्लास में तुमको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं। इक्वेशन तो दो ही है, एक सेंट्रीपिटल वाला और एक एनर्जी वाला। इन दोनों से करोगे तो तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है तुम्हें मिल जाएगा। बट यहाँ पे अभी ये निगेटिव आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए। और कोई मिस्टेक भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिस्टेक हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। करेक्ट आंसर क्योंकि 3l/2 के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी पावर के ऊपर था। ये स्लाइड्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा और तुम्हें वीडियो भी मिल जाएगा इसका, तुम देख लेना इसको एक बार वापस से। कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेंगे, मतलब देख लेना वापस से। सो अगली क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस देखेंगे और थ्योरीज देखेंगे। फिलहाल के लिए क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।